स्वागत है आप सबका हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में। आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का अचानक दुर्घटनावश देहांत हो गया था और वो अपना कोई उत्तराधिकारी भी नियुक्त नहीं कर सका था। तो स्थिति को काबू में रखने के उद्देश्य से लाहौर के अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को नया शासक घोषित कर दिया, उसे नया शासक बना दिया। परंतु वो एक अयोग्य शासक साबित हुआ। परिणामतः राज्य के विभिन्न भागों में अशांति और अराजकता फैलने लगी। दूसरी ओर दिल्ली के सरदारों ने उसे सुल्तान मानने से ही इनकार कर दिया। इसी दौरान अनेक सरदारों ने भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। भारत में मुस्लिम राज्य का भविष्य भी डामाडोल लगने लगा था। लिहाजा अनेक तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, उसे सत्ता संभालने का आमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश ने इसे स्वीकार कर लिया तथा दिल्ली पहुंचकर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया तथा बंदी बना लिया और संभव तौर पर कैद में ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इल्तुतमिश को इस प्रकार 10 सुल्तानों में प्रथम महान सुल्तान माना जाता है। 1211 ईस्वी से 1235 ईस्वी तक वो दिल्ली का सुल्तान रहा। सुल्तान बनने के समय उसे बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था। आगे हम इसकी भी बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इल्तुतमिश के आरंभिक जीवन की। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इलबारी कबीले के एक उच्च घराने का तुर्क था। बचपन से ही वो बड़ा योग्य और सुंदर था। इस कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन मौका पाकर उन्होंने उसे एक सरदार के पास बेच दिया। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक उसे जलालुद्दीन नामक एक व्यापारी के पास से खरीद लेता है। अब ऐबक इल्तुतमिश की योग्यता तथा स्वामी भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे पहले अमीर शिकार बना दिया तथा कुछ समय के बाद उसे बुलंदशहर का गवर्नर बना दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ कर दिया तथा उसे बदायूं का गवर्नर बना दिया। 1210 ईस्वी में ऐबक के देहांत के बाद आराम शाह नया सुल्तान बना, परंतु उसकी अयोग्यता के परिणाम स्वरूप दिल्ली के प्रमुख सरदारों ने इल्तुतमिश को सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने शीघ्र ही दिल्ली की ओर कूच किया तथा आराम शाह को पराजित कर 1211 ईस्वी में स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब एक बात जो है वो ये आती है कि क्या इल्तुतमिश ने सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार किया था, वॉज ही ए यूजर पर। कई विद्वानों ने उस पर राज्य सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार इल्तुतमिश का सिंहासन पर कोई वैध अधिकार नहीं था, परंतु डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव आदि बहुत से विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार इल्तुतमिश की शक्ति इन 3 चीजों पर आधारित थी। पहला, दिल्ली के अमीरों ने उसे अपने नेता के रूप में मनोनीत किया था। दूसरा, उसने अपने विरोधी आराम शाह को पराजित कर अपने बाहुबल से भारत का सिंहासन प्राप्त किया था। शरीयत भी योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति को ही सत्ता का अधिकारी मानता है। और तीसरा,
उसने बगदाद के खलीफा से भी अपने अधिकार की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्या थी ये कठिनाइयां? सबसे पहली कठिनाई थी उसके सामने उसका असंगठित राज्य, अनकंसोलिडेटेड एम्पायर। इल्तुतमिश के सुल्तान बनने के समय सल्तनत की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। ऐबक अपनी असामयिक मृत्यु के कारण राज्य को अच्छी तरह से संगठित नहीं कर पाया था। प्रशासनिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। प्रशासन का कार्य मुख्य तौर पर तुर्क सरदारों के ही हाथों में था, जो राजपूत सामंतों की भांति राज्य की अपेक्षा निजी हितों को प्रमुखता देते थे। दूसरा, ऑपोजिशन ऑफ द कुतुबी एंड मुअज्जी चीफ्स। कुतुबी और मुअज्जी सरदारों का विरोध। सत्ता संभालते ही इल्तुतमिश को कुतुबी और मुअज्जी सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। मुअज्जी सरदार वे थे जिनका संबंध मोहम्मद गौरी के समय से था, जबकि कुतुबी सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ संबंधित थे। इन सरदारों ने इल्तुतमिश को एक दास के रूप में भी देखा था तथा वे स्वयं को उसके मुकाबले किसी प्रकार से कम नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये सरदार दरअसल इल्तुतमिश के स्थान पर गौरी या ऐबक के वंश में से ही किसी व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तीसरा, नसीरुद्दीन कबाचा की महत्वाकांक्षा। एम्बिशंस ऑफ नसीरुद्दीन कबाचा। अब नसीरुद्दीन कबाचा कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था, मुल्तान और उच्च का शासक था, परंतु वो एक महत्वाकांक्षी तुर्क सरदार था। ऐबक की मृत्यु के बाद वह भारत के मुस्लिम प्रदेशों पर अधिकार करने के प्रयास करने लगा था। यह है कि ताजुद्दीन यल्दोज का विरोध। ऑपोजिशन ऑफ ताजुद्दीन यल्दोज। ताजुद्दीन यल्दोज मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। गौरी की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था। वह भारत के मुस्लिम प्रदेशों को गजनी साम्राज्य का ही एक अंग मानता था तथा ऐबक से अधीनता मनवाने की कोशिशें करता था। ऐबक के जीवन काल में तो वह अपनी उद्देश्य पूर्ति में असफल रहा, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए समस्याएं उत्पन्न करने लगा था। आगे बंगाल का विद्रोह, रिवोल्ट इन बंगाल। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में अली मर्दान बंगाल का शासक था। उसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा उसे वार्षिक कर देने का भी वचन दिया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसने बंगाल में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उसने सुल्तान को वार्षिक कर देना भी बंद कर दिया। 1212 ईस्वी में हिसामुद्दीन इवाज गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल का नया शासक बन गया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने ही नाम के सिक्के भी जारी किए। उसने बिहार पर भी अधिकार कर लिया था। सो इन हालात में इल्तुतमिश के लिए उसकी बढ़ती शक्ति पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया था। आगे राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द राजपूत स्टेट्स। मोहम्मद गौरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत से राजपूत राजाओं को पराजित किया था तथा अनेक राजपूत रियासतों पर अधिकार भी कर लिया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद पैदा हुए हालात का लाभ उठाकर राजपूताना के कई शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तथा अपने खोए हुए बहुत से प्रदेशों को दोबारा
हासिल भी कर लिया था। तो ये राजपूत शासक भी इल्तुतमिश के लिए एक चुनौती बन सकते थे। आगे मंगोलों का आक्रमण। मंगोल मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोल भी उसके लिए समस्या उत्पन्न करने लगे थे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने मध्य एशिया में कई राज्यों को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांग बरनी को भी पराजित कर दिया। मांग बरनी भागकर भारत आ गया। मंगोल भी उसका पीछा करते हुए भारत की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए वे इल्तुतमिश के लिए एक बड़ा खतरा सिद्ध हो सकते थे। और सबसे बड़ी समस्या जो इल्तुतमिश के सामने थी वो थी उसका दास का दर्जा, स्लेव स्टेटस। इल्तुतमिश के सामने एक विकट समस्या उसका दास का दर्जा था। इस्लामी कानून के मुताबिक कोई भी दास शासक बनने का अधिकारी नहीं है। परिणामतः उसके विरोधी उसके अधिकार को ही चुनौती देने लगे थे। अब आगे है इल्तुतमिश की सफलताएं, इन पर हम बात करेंगे। इन कठिनाइयों के बावजूद इल्तुतमिश ने असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प से परिस्थितियों का सामना किया तथा भारत में इस्लामी साम्राज्य को सुदृढ़ तथा संगठित रूप प्रदान किया। इस तरह से सबसे पहले उसने कुतबी और मुअज्जी सरदारों का दमन किया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले इन कुतबी और मुअज्जी सरदारों की ओर ध्यान दिया। उसने बहुत से सरदारों को धन देकर अपने साथ मिला लिया। उसने ऐबक के पुत्र आजम शाह को भी मरवा दिया, परंतु बहुत से तुर्क सरदार अभी भी इल्तुतमिश को ऐबक का उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जहांदाद और काजी वहीउद्दीन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, परंतु इल्तुतमिश ने उन्हें झूठ के मैदान में बुरी तरह पराजित किया। बहुत से सरदारों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि शेष अन्य ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे, ताजुद्दीन यल्दोज का दमन। ऐबक की मृत्यु के बाद यल्दोज ने भारत पर अधिकार करने की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। 1214 ईस्वी में उसने नसीरुद्दीन कबाचा को पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश ने उसकी बढ़ रही शक्ति का दमन करने के लिए पंजाब की ओर कूच किया। 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों पक्षों के दरमियान एक घमासान लड़ाई लड़ी गई, जिसमें यल्दोज आखिरकार पराजित हुआ। इल्तुतमिश ने उसे बंदी बनाकर बदायूं के दुर्ग में भेज दिया, जहां बाद में उसका वध कर दिया गया। आगे है नसीरुद्दीन कबाचा की पराजय। ऐबक की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन कबाचा ने लाहौर आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, परंतु 1214 ईस्वी में यल्दोज ने उसे पराजित कर लाहौर से निकाल दिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कबाचा के विरुद्ध चढ़ाई कर दी। कबाचा ने थोड़े से विरोध के बाद इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु कुछ समय के बाद ही उसने दोबारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कबाचा पर दूसरी बार आक्रमण कर दिया तथा बिना विशेष कठिनाई के उच्च पर अधिकार कर लिया। कबाचा ने भागकर भक्कड़ के दुर्ग में शरण ली तथा 3 महीने तक यहीं से शत्रु का सामना करता रहा। जब उसे सफलता की कोई आशा ना रही तो उसने अपने पुत्र मासूद बहराम को संधि के लिए भेज दिया, परंतु इल्तुतमिश ने उसे बंदी बना लिया। वास्तव में
वो कबाचा से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर रहा था। कबाचा ने उसकी नीयत पर शक करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस उद्देश्य से वह सिंध नदी में कूद गया, परंतु डूबकर मर गया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने अपने दो सबसे बड़े विरोधी जो साबित हो सकते थे, ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कबाचा, तो उनसे उसने छुटकारा पाया। आगे बंगाल में विद्रोह का दमन, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट इन बंगाल। बंगाल के शासक गियासुद्दीन ने पूर्व में अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। उसने बिहार पर भी अधिकार कर लिया था तथा पड़ोस के राज्यों जाजनगर, तिरहुत, बंग और कामरूप में भी अधीनता स्वीकार करवा के कर वसूल करने लगा था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, परंतु गियासुद्दीन ने बिना लड़े ही सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे वार्षिक कर देने का भी वचन दिया। इल्तुतमिश के वापस आते ही गियासुद्दीन ने दोबारा विद्रोह कर दिया। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन, जो अवध का सूबेदार भी था, उसे गियासुद्दीन की शक्ति का दमन करने का आदेश दिया। नसीरुद्दीन ने 1226 ईस्वी में बंगाल की राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर दिया। गियासुद्दीन पराजित हुआ तथा लड़ता हुआ मारा गया। तो इस तरह से बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस विजय के कुछ ही समय के बाद नसीरुद्दीन का देहांत हो गया, तो स्थिति का लाभ उठाकर बंगाल के खलजियों ने अपने नेता बल्ख के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लखनौती पर चढ़ाई कर दी। उसने बल्ख को युद्ध भूमि में मार गिराया तथा बंगाल को दोबारा से सल्तनत में शामिल कर लिया। बंगाल तथा बिहार के लिए अलग अलग गवर्नर नियुक्त करने के बाद इल्तुतमिश दिल्ली वापस लौट आया। आगे राजपूतों के विरुद्ध सफलताएं, सक्सेसेस अगेंस्ट द राजपूत। तो सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने राजपूत रियासतों को भी अपने अधीन लाने की आवश्यकता अनुभव की। 1226 ईस्वी में उसने चौहान शासक वीर नारायण को पराजित कर रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अगले साल उसने मंदौर के परमार शासक को पराजित कर उस पर भी अधिकार कर लिया। 1228-29 ईस्वी में उसने जालौर पर चढ़ाई कर दी एवं इसके दुर्ग को घेर लिया। जालौर के चौहान शासक उदय सिंह ने थोड़े से विरोध के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उसने सुल्तान को वार्षिक कर देने का वचन दिया तथा इल्तुतमिश ने उसे वेलोर का प्रदेश दे दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने बयाना तथा थानगीर के किलों को भी जीत लिया। इल्तुतमिश ने गुजरात पर भी आक्रमण किया, परंतु चालुक्य और गहलोत शासकों ने उसे पराजित कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने अजमेर, संभर तथा जोधपुर में नागौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। ग्वालियर के शासक मंगलदेव ने 11 महीने तक तुर्कों का डटकर विरोध किया, परंतु जब उसे सफलता की कोई आशा ना रही तो वह रण क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। इस दौरान इल्तुतमिश के एक सेनापति ने कालिंजर में खूब लूटमार की। आगे है दोआब में हिंदू शक्ति का दमन, क्रशिंग ऑफ द हिंदू पावर इन दोआब। ऐबक की मृत्यु के बाद पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर बदायूं,
कन्नौज, बनारस, कटेहर आदि राजपूत प्रदेशों के तुर्कों ने के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, परंतु दिल्ली में अपनी स्थिति को संगठित करने के बाद इल्तुतमिश इन प्रदेशों को दोबारा तुर्की साम्राज्य के प्रभावाधीन लाने में सफल हुआ। इसके बाद उसने चांदवाड़ तथा तिरहुत के विरुद्ध भी सैनिक अभियान भेजे। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने समस्त उत्तरी भारत पर इस्लामी राज्य की स्थापना कर दी एवं इसकी सीमाएं नर्मदा नदी तक फैल गईं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि मंगोलों के खतरे से उसने अपने राज्य को किस प्रकार सुरक्षित किया। और जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की है कि मंगोलों के हाथों पराजित होकर ख्वारिज्म का शासक जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की ओर भाग आया था। मंगोल भी उसका पीछा करते हुए सिंध नदी तक आ पहुंचे थे। अब यह स्थिति इल्तुतमिश के लिए बड़ी विकट हो चुकी थी, परंतु उसने भी बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देकर अपने साम्राज्य को संकट की इस घड़ी से बचा लिया। जब जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण देने की प्रार्थना की तो सुल्तान ने उसे यह कहकर टाल दिया कि भारत की जलवायु उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए उसे यहां से चले जाना चाहिए। दूसरी ओर मंगोल नेता चंगेज खां भी भारत जैसे निष्पक्ष राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का इच्छुक नहीं था, इसलिए वो वापस लौट गया। इस तरह से जैसे कि लेनपुल ने लिखा है, The tumult was tremendous, but the storm passed away as quickly as it came. ये इस प्रकार इल्तुतमिश ने इस नवजात राज्य को मंगोलों के हाथों नष्ट होने से बचा लिया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह भी लिखते हैं, ग्रेट रियलिज्म, स्टेडफास्टनेस एंड फोरसाइट marks the conduct of foreign affairs. His firm and energetic action unified the kingdom and saved it from initial dismemberment. तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर एल श्रीवास्तव वगैरह बहुत से मध्यकालीन भारत के इतिहासकार, उन्होंने किस प्रकार इल्तुतमिश ने मंगोलों के विरुद्ध अपने राज्य को सुरक्षित रखा, इसकी उन्होंने अपने अपने ढंग से तारीफ की है। आगे है खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त करना, इन्वेस्टिचर बाय द कैलिफ। इल्तुतमिश जानता था कि जब तक वह स्वयं को दासता से मुक्त नहीं करवा लेता उसकी स्थिति संगठित नहीं हो सकती, इसलिए उसने बगदाद के खलीफा को एक प्रार्थना पत्र लिखा। खलीफा ने उसे अमीरुल मोमिनीन अर्थात धर्म का संरक्षक की उपाधि से सम्मानित किया तथा उसे एक खिलत अर्थात एक पोशाक भी भेजी। इसके अलावा खलीफा ने उसे भारतीय सुल्तान के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति को संगठित बना लिया। अब उसे मुस्लिम धार्मिक वर्ग के विरोध का भी भय ना रहा, जो जन्म के आधार पर उसकी स्थिति को चुनौती दे रहे थे। तो इस तरह से चाहे उलेमा वर्ग हो, चाहे सरदार हो, जो भी उसका विरोध कर रहे थे, उन सबको चुप होना पड़ा, क्योंकि खलीफा सारे इस्लामी जगत का धार्मिक नेता था और उसके आदेश की कोई भी खिलाफत नहीं कर सकता था, उसका विरोध नहीं कर सकता था। आगे है उसकी प्रशासनिक सफलताएं, एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स। अब इल्तुतमिश ने प्रशासन के क्षेत्र में अनेक सफलताएं प्राप्त की। अब इनका विवरण अगर हम देखें तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने
भारत में अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र लाहौर को बनाया था, परंतु इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के महत्व को अनुभव किया तथा इसे ही अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद भारत के सभी सुल्तानों की राजधानी दिल्ली ही रही। इसी कारण कई विद्वान इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मानते हैं। दूसरे के इल्तुतमिश ने प्रशासन को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए 40 तुर्क अमीरों का एक संगठन कायम किया, जिसे चालीसा या चहलगनी कहा जाता था। इस संगठन ने दिल्ली सल्तनत के संगठन में इल्तुतमिश को बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया। फिर इल्तुतमिश ने साम्राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इनके प्रबंध के लिए इक्तादारों की नियुक्ति की गई थी। आगे इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। उसने राज्य में काजियों की नियुक्ति की थी, परंतु कई बार कोई भी व्यक्ति सुल्तान के पास सीधे ही अपनी अपील कर सकता था। न्याय प्रदान करते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता था। और आगे इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए। टंका 175 ग्रेन का था तथा इस पर अरबी भाषा में लेख भी दिया गया था। उसके ये सिक्के शताब्दियों तक भारतीय मुद्रा प्रणाली की आधारशिला रहे। और आगे के कला तथा साहित्य को उसने संरक्षण प्रदान किया। वो खुद भी कला और साहित्य का बहुत प्रेमी था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार को पूरा करवाया, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शुरू हुआ था। इल्तुतमिश ने बहुत से विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया और उसके दरबार में दूर दूर देशों से भी विद्वान आते थे। तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाजुस सिराज उसके दरबार की शोभा था। इसके अलावा फखरुल मलिक, रूहानी, मलिक ताजुद्दीन वगैरह उसके दरबार के अन्य विद्वान थे। अब बात करेंगे हम कि इल्तुतमिश की सफलता के कारण क्या रहे। अब बेशक इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के समय बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तभी उसे आखिरकार सफलता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश की सफलता के बहुत से कारण थे और पहला उसका कारण ये रहा कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज, उसके चारित्रिक गुण, असाधारण योग्यता, वीरता और साहस इल्तुतमिश के चरित्र की मुख्य विशेषताएं थीं। वह एक सूझवान कूटनीतिज्ञ, वीर सैनिक योद्धा, दूरदर्शी और योग्य प्रशासक था। विकट परिस्थितियों में भी वो घबराया नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से इनसे उभरने में सफल रहा। परिणामतः उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। दूसरा है इल्तुतमिश के विरोधियों में एकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिटी अमंग इल्तुतमिश राइवल्स। इल्तुतमिश के विरोधी परस्पर संघर्षों में उलझे रहे और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का साझा मोर्चा न बना सके। उदाहरणतः ख्वारिज्म के शाह ने यल्दौज को गजनी से निकाल दिया, तो यल्दौज ने नसीरुद्दीन कबाचा के लिए कठिनाइयां पैदा कर दी थी। इसी प्रकार जब मंगोलों ने जलालुद्दीन मांग बरनी को भारत से भागने पर मजबूर किया, तो उसने पंजाब और मुल्तान में कबाचा की शक्ति को भी गहरा आघात पहुंचाया। आगे है चालीसा का सहयोग। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन
कायम किया, जिसे चालीसा कहा जाता था। ये सरदार इल्तुतमिश के प्रति पूर्णतया वफादार रहे तथा राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उसे सदा सहयोग देते रहे। नेक्स्ट है मध्य एशिया के योग्य रिफ्यूजियों को सेवा में लेना। ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस बाय एबल रिफ्यूजीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान मंगोलों ने मध्य एशिया के बहुत से राष्ट्रों को नष्ट कर दिया था। अतः बड़ी संख्या में लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से भारत आ गए। इनमें से बहुत से लोगों को सैनिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी बड़ा अनुभव था। इल्तुतमिश ने इन लोगों की सेवाओं का अपनी शक्ति को संगठित करने में भरपूर लाभ उठाया। फिर आगे खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त होना। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश एक दास था, परंतु शरीयत के अनुसार वह सुल्तान नहीं बन सकता था। इस्लामी कानून के इस सिद्धांत को आधार बनाकर इल्तुतमिश के विरोधी उसके विरुद्ध सिर उठाने लगे थे, परंतु दूसरी ओर उसने खलीफा से दिल्ली के सुल्तान के तौर पर मान्यता प्राप्त कर ली। इससे इल्तुतमिश की स्थिति सुदृढ़ हो गई और उसके विरोधियों ने चुप्पी साध ली, जो जन्म के आधार पर उसे चुनौती देते थे। आगे है कुशल प्रशासन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इल्तुतमिश की सफलता का एक अन्य कारण उसका कुशल शासन प्रबंध था। उसने अपनी विजयों को संगठित किया तथा राज्य में शांति व्यवस्था लागू की। उसने विद्रोहों का दमन करने के लिए कड़े कदम उठाए। उसने निरंकुश राजतंत्र शाही की भी नींव रखी, जो भविष्य में खलजी सुल्तानों के लिए आधारशिला सिद्ध हुई। अब आगे सवाल यह है कि कई राइटर्स दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि बहुत से राइटर्स इसका विरोध भी करते हैं। सर वुल्जले हेग जैसे लेखक इल्तुतमिश को दास वंश का सबसे महान सुल्तान मानते हैं। उनके अनुसार उसकी सफलताएं अपने स्वामी की अपेक्षा कहीं महान थीं। उसे ऐबक की तरह बाहर से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी तथा उसने जो भी उपलब्धियां हासिल की उसके निजी प्रयासों का ही यह परिणाम था। परंतु दूसरी ओर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, प्रोफेसर हबीबुल्लाह जैसे विद्वान उसे दास वंश का सबसे महान शासक मानने को तैयार नहीं है, यद्यपि वे उसे दास वंश का वास्तविक संस्थापक जरूर मानते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्लाह भी इस संदर्भ में लिखते हैं कि वो एक योग्य शासक था जिसने सल्तनत की प्रत्येक गतिविधि में अपनी अमिट छाप छोड़ी, परंतु उसे महान कहना अतिशयोक्ति होगा। वो लिखते हैं टू डिस्क्राइब इल्तुतमिश एज ग्रेट no doubt be an overstatement, but he was an unusually able ruler who left his mark on every aspect of the Sultanat's activity. प्रोफेसर के ए निजामी, उनका विचार है कि उसने अपना मार्ग स्वयं तैयार किया। उसने अपना कार्य बड़े योजनाबद्ध ढंग से किया तथा उसकी मृत्यु के अवसर पर दिल्ली सल्तनत एक संगठित तथा सुदृढ़ राज्य में बदल चुका था। निसंदेह इल्तुतमिश से पहले अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए, परंतु कोई भी यहां स्थायी राज्य की स्थापना नहीं कर सका था। यद्यपि ऐबक ने गजनी से अपने संबंध तोड़कर भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना तो की, परंतु वो इसे संगठित नहीं कर सका। यहां तक कि कई इतिहासकार उसे स्वतंत्र शासक ही मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर इल्तुतमिश ने ऐबक के राज्य में कुछ नए प्रदेश
जोड़कर इसे सिर्फ विस्तृत ही नहीं किया, बल्कि कुशल शासन प्रबंध के द्वारा एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव भी रखी, जो शताब्दियों तक कायम रहा। तो ये था हमारा टॉपिक। तो आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी genius.history25@gmail.com पे जाकर अपने कोई क्वेरी हो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी आप जरूर उसे दबाएं बटन को, ताकि हमारे जितने भी नए टॉपिक्स हैं आपको बाकायदा तौर पर साथ साथ पता लग सके। तो आप लाइक करिए इस चैनल को और शेयर भी करें। सो थैंक यू वेरी मच।